गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रिय फाइनल ईयर राजनीति विषय में हम चीन की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में यह समझा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का जिस प्रकार से उदय हो रहा है उसका किस प्रकार से क्या महत्व है, तो उसके संबंध में हमने कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था, जिसमें चीन एक तीसरी महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है और एक तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में और उसके बाद में यूँ समझते हैं कि सोवियत संघ और उसके बाद में 1949 की जो साम्यवादी चीनी क्रांति थी, उसके बाद में एक नवीन शक्ति संतुलन पैदा हुआ। यहाँ तक कि तत्कालीन समय में chiang kai-shek के नेतृत्व में जब चीन चल रहा था उस समय और उसके बाद में जिस प्रकार से वहाँ क्रांति हुई, तो काफ़ी कुछ कहा जा सकता है कि chiang kai-shek को लेकर पाषाण युग की नीति काफ़ी विफल रही। तो हमने ये करीबन 3 बिंदुओं पर अध्ययन किया था। आज आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। देखिए कि जब साम्यवादी चीन में संयुक्त राज्य की कूटनीति की बहुत बड़ी एक विफलता मिली उनको और वो बहुत कुछ धन बहा कर भी chiang kai-shek की सरकार को नहीं बचा पाए। बहुत कुछ उन्होंने आर्थिक सैनिक सहायता भी दी, लेकिन वो कम्युनिस्टों को नहीं हरा सके। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि जो पश्चिमी गुट है इसकी नीति में बहुत बड़ा बुनियादी परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया देखते हैं हम। इससे पश्चिमी गुट की नीति और परिस्थिति में कई परिवर्तन करने पड़े अमेरिका और उसके अमेरिका के समर्थित देशों को। पहला ये हुआ कि एशिया में कम्युनिज्म के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संध्या करने तथा सीटों बनाने की नीति स्वीकार की। जब अमेरिका को पता चली गया कि सोवियत संघ के साथ साथ एक बहुत बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश वो भी साम्यवाद के प्रभाव में आ चुका है, वहाँ साम्यवादी क्रांति के बाद में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, तो अब इतने बड़े भूभाग क्षेत्र पर साम्यवाद का प्रचार हो, ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तब अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए, अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए तय किया कि एशिया में इस साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा। उन्होंने सैनिक संध्या, सैनिक गुट और आप समझते हैं सीटू जैसी सैनिक संधि बनाने को स्वीकार किया। दूसरा उन्होंने ये किया कि अमेरिका ने फार्मोसा में सैन्य सरकार की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो अपना मान लिया, जो आजकल ताइवान कहते हैं, ये उस समय फार्मोसा कहते थे। तो ये इसको पूरी क्योंकि ये लोकतांत्रिक पद्धतियों के अनुसार चलता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसने ले ली? अमेरिका ने। इसके अभ्युत्थान ने संयुक्त अमेरिका को भारत और जापान के उद्योग धंधों के विकास के लिए तथा पूर्व में इन्हें लोकतंत्र का दुर्ग बनाने के लिए बड़े परिणामों को सहायता देने को बाधित किया। अमेरिका ने यह भी तय किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपने सैनिक साधनों से भी प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी प्रचार का विरोध करेगा। यह भी इस नीति में बदलाव करके ये प्रावधान किया गया। इसी नीचे के फलस्वरूप 1950 में दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी थी। जो 50 में दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी अपनी सेना को वहाँ पर भेजा। तो मकसद यही था कि साम्यवाद को कैसे रोका जा सके। ठीक है, कितनी सफलता नहीं मिली, कितनी मिली, ये हम सभी को पता है। अगला है सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। किस प्रकार से चीन है वो किसके लिए, उनके लिए एक प्रकार से वरदान है या अभिशाप है, किस प्रकार से समझते हैं। सोवियत संघ के लिए चीन में साम्यवादियों की विजय एक वरदान और अभिशाप दोनों ही थी। वरदान ये थी क्योंकि इससे साम्यवादी गुट की जनसंख्या, साधन स्रोत और शक्ति में तेजी वृद्धि हुई। मतलब सोवियत संघ तो चाहता था कि मेरा प्रभाव फैले दुनिया में, मेरे इस विचारधारा को दुनिया के देश फॉलो करें, अपने वहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित करें और मैं सभी साम्यवादी देशों का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरता हुआ या उभर
परंतु साथ में सोवियत संघ के लिए कुछ कठिनाई भी इसमें निहित थी। क्या क्या कठिनाई थी? देखिए, चीन में साम्यवादी विजय के साथ ये संभावना बन गई कि चीन साम्यवादी गुट के नेतृत्व के लिए सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी हो सकता है, और ऐसा भी हुआ भी। मतलब जिस प्रकार से सोवियत संघ चाहता था कि चीन है वो एक साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप मेरे नेतृत्व में या मेरे आदर्शों के अनुरूप चलेगा, लेकिन चीन की नीति ऐसी नहीं रही। चीन किसी के नेतृत्व में नहीं रह सकता, वो स्वयं अपनी चलाने में वाकिफ है। इसलिए हुआ भी ऐसा ही कि सोवियत संघ और चीन साम्यवादी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए, न कि सहायक हो गए। ठीक है, तो बाद में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के मध्य गंभीर मतभेद भी पैदा हुए, जो हम सभी को पता समय के साथ क्या हुआ है। अगला देखें कि संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। पामर और पार्किंस जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विचारक हैं, वो कहते हैं कि चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ना तय था। चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक और एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग में अवरुद्ध भी किया। कि जो ये चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, इससे एशिया के और अफ्रीका की जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ थी उनको बहुत प्रोत्साहित किया कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र हुए और हमारे लिए जिस प्रकार की शासन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं उसके अनुरूप हम कुछ कर सकें। लेकिन इससे काफ़ी हद तक ये भी हुआ कि जो एशियाई देश थे उनके विकास के मार्ग में भी अवरोध पैदा करने का काम किया। चीन भारत को आज भी अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने में सतत प्रयत्न करता है। हमने इसे शुरुआत से ही सबसे पहले मान्यता देने वाले हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जब स्थायी सदस्यता की बात थी उस समय भी हमने कहा नहीं, हमारे बड़े भाई, हमने बिग ब्रदर की उनको एक प्रकार से भूमिका वहन करने पर हम आमाद थे कि हम में आप, लेकिन इसके बदले में भारत को सिर्फ धोखा ही प्राप्त हुआ और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज भी देखिए कि वर्तमान में जो जिस प्रकार से सीमा पर LAC पर जो तनाव बना हुआ है, इससे पहले भी आप भूतकाल में जाइए तो भी चीन ने हमें हमेशा एक मुख्य प्रतिद्वंदी माना है, न कि किसी प्रकार का सहयोगी या अन्य किसी प्रकार से। तो इसका समझ सकते हैं कि 1949 की क्रांति का किस प्रकार से और उस बाद में साम्यवादी शासन स्थापना का किस प्रकार से प्रभाव दिखाई देता है। चीन आज भी एशियाई और अफ्रीकी देशों में भारत विरोधी माहौल पैदा करने में हमेशा आगे रहता है। अब यही देखिए आप नेपाल में इस प्रकार से इंटरफेयर करके नेपाल को भारत के विरुद्ध भड़काया। जो भारतीय क्षेत्र के जो एरियाज थे जैसे लिपू लेक है, काला पानी है, लिम्बू दरा है, ये भारतीय क्षेत्र थे। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीनों से चीन नेपाल ने दावा किया ये हमारा क्षेत्र है। आज तक नहीं किया, लेकिन बाद में कहा ये हमारा क्षेत्र, उसने अपना नया नक्शा जारी किया। वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से विधेयक पारित किया। तो ये सब चीन के उत्साह पर हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये भारत को किसी भी स्तर पर नहीं चाहता है कि भारत का भी एक प्रकार से उदय हो, तो भारत को मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर ये चलता है। अगला देखते हैं कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। देखिए, साम्यवादी चीन की स्थापना से नई अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हुई। किस प्रकार की हुई कि जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई चाइना में, तो क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम आई। उसमें से कुछ प्रमुख हैं कि पहली समस्या तो ये थी कि साम्यवादी चीन को मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन तथा उससे प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठाने की, यानी साम्यवादी शासन जो स्थापित उसको मान्यता कौन है। और दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, यूएनओ में जो उनका प्रतिनिधि है वो किस प्रकार से भेजें, किस प्रकार से वहाँ पर सदस्यता ग्रहण करें, इस प्रश्न को लेकर। तो इस प्रश्न पर अमेरिका और ब्रिटेन में जबरदस्त गंभीर मतभेद रहे। अमेरिका के प्रबल विरोध के कारण 1971 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए सभी प्रयत्न विफल किए गए। 1971 का जो अभी वर्तमान साम्यवादी चीन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना 1970 अमेरिकी विरोध के कारण। दूसरी समस्या फार्मोसा की थी, ताइवान वाली, कि चीन से भागने के बाद 7 सितंबर 1949 को शांघाई शेख ने फार्मोसा टापू पर शरण ली। यहाँ से निकल गई थी और इस फार्मोसा टापू पर आए।
और वहाँ पर ताइपे नगर को चीनी गणराज्य की राजधानी घोषित किया। किसने? शंघाई शरीफ ने। 13,857 वर्ग मील का ये टापू चीन के तट से करीब 115 मील दूर है। इसके पश्चिम में फार्मोसा जलडमरू मध्य में पेस्काडोर्स के 48 छोटे द्वीप और चीन के तट से 12 मील दूर तिमोय और मात्सू के टापू हैं। इस समय इन सब पर किसका शांग का अधिकार है, किंतु साम्यवादी चीन इन्हें चीन का हिस्सा समझता था और इन सब पर अपना अधिकार भी करना चाहता था। उसका ये कहना है कि इन पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की सहायता से शांग का शासन है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन टापुओं को हस्तगत करने के उसके प्रयत्नों को पिछले कई वर्षों के महान अंतर्राष्ट्रीय संकट भी उत्पन्न किए और आज भी देखिए, आज ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हड़पने के लिए चीन ने अपनी पूरी नौसेना को, अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से लगा रखा है। ठीक है, और अमेरिका भी आपको पता है दक्षिणी चीन सागर में जिस प्रकार से ये जो हस्तक्षेप कर रहा है चीन, तो उसके प्रति उत्तर में अपनी नौसेना, अपने ज़बरदस्त जंगी जहाज भी वहाँ तैनात कर रखे हैं। तो दोनों देशों के मध्य जो तनाव है वो भी बहुत ही भयंकर और विकट परिस्थितियों में वर्तमान में चल रहा है दोनों देशों के मध्य। अगला है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव। देखिए, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति है उस पर चीन का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, चीनी क्रांति का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। केएम पन्नीगर के शब्दों में अगर समझे हम तो भी चीन एक महाशक्ति बन गया है तथा इस रूप में मान्यता प्रदान किए जाने पर जोर दे रहा है। इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्य की मांग करती हैं वे सरल नहीं है। सुदूर पूर्व में जो संघर्ष है वह इस प्रतिवाद का परिणाम है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन अमेरिका एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बन गए हैं, जिससे ये प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट क्षेत्र, क्राइसिस एरिया भी बने गए, जिससे भी बहुत बड़ा एक तनाव का कारण बना है। अंतिम तौर पे देखें कि वर्तमान में जो चीन है वो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड की। सबसे बड़ी अमेरिका है, उसके बाद में चीन आता है। आप देखेंगे वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलते समीकरणों के फलस्वरूप चौथे स्थान से ऊपर आकर चीन विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया। जबरदस्त तरीके से रफ्तार करते हुए इसने 2010 में जापान को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले चीन ने जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा किया था। जब अमेरिका समेत सभी अमीर देश मंदी के शिकार हो रहे थे तभी चीन की जो विकास दर था, जीडीपी है, वो 8% से भी ऊपर बनी रही, क्योंकि 2007-8 का जो दौर था वो एक वैश्विक मंदी का था और उस समय अमेरिका और यूरोपीय देश जबरदस्त इस मंदी के शिकार हो रहे थे। लेकिन उस समय भी चाइना की जो जीडीपी थी वो 8% से ऊपर थी, डबल डिजिट में पहुंच गई थी। वर्ष 2010 के पहले 6 महीने में चीन के जो जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 11.1% है। सोचो, विश्व बैंक समेत अनेक संस्थाओं का अनुमान है कि चीन की अर्थव्यवस्था अपनी इसी औसत दर से बढ़ती रही तो वो वर्ष 2025 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी और दुनिया की नंबर 1 एक शक्ति बनकर रह जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि चीन की साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप शीत युद्ध में जबरदस्त तीव्रता आई। जनरल स्मर्ट्स ने 1921 में जो बात कही थी कि रंगमंच पर अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर पहुंच गया, और 1949 में ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई। डॉक्टर हरीश कपूर भी कहते हैं कि विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देश के रूप में चीन का एक अभ्युदय बहुत ही रोमांचकारी और जबरदस्त घटना है। तो ये आप समझ सकते हैं इन उपरोक्त कारणों के आधार पर भी पश्चिम और पश्चिमी गुट भी कुछ नहीं कर पाए और इस जबरदस्त एक ताकत के रूप में अपनी सैनिक, अपनी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर दुनिया के सामने एक सशक्त देश बनकर उभरा। ये है चीन का अंतर्राष्ट्रीय जगत में अभ्युदय। अब हम ये समझते हैं कि चीन की विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं, वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए, चीनी विदेश नीति के लक्ष्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उसका राष्ट्रीय हित या स्वार्थ, और दूसरा है विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती लक्ष्य। यानी पहला, हमेशा चीनी ये समझते हैं कि मेरा हित क्या है। चीनी बहुत चालाक होते हैं, वो पहले अपने स्वार्थ को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो उनका जो गौण है वो है कि विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती उनका क्या लक्ष्य है। देखिए, पेकिंग का जो राष्ट्रीय हित अपने देश में सभी पुराने प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अंतर्गत लाना।
उसका नेशनल इंटरेस्ट है। वो ये समझता है कि अपने क्षेत्र के जो भी एक ज़माने में कभी इतिहास में कभी जो क्षेत्र हैं, आज भले वो स्वतंत्र देश हैं, लेकिन कभी संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब माफ़ कीजिएगा चाइना के साथ में होंगे, तो वो चाहता है कि मैं एक बार पुनः अपने सभी पुराने प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अंतर्गत लाऊं। इसलिए ये हर देश से सीमा विवाद रखता है। भारत से देखिए आप, यहाँ तक कि मंगोलिया से, रशिया से, जापान से, ये अपने ताइवान, हांगकांग, इन सभी से लेकर सबका उनका साथ विवाद चल रहा है, वियतनाम, फिलीपींस, सबसे। मकसद ये तो इसने तो ऐसा कर रखा है कि जो मंगोलिज्म नस्ल के जो भी लोग हैं वो सब हमारे हैं, और जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो क्षेत्र हमारा है। तो यूँ कहे जाए कि अगर मंगोलिज्म नस्ल के लोग हमारे अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में सब जगह रहते हैं, तो क्या ये जो भूभाग चीन के थोड़ी है कि एक नस्ल समान नस्ल होने के आधार पर ये क्षेत्र तुम्हारा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये इस प्रकार का बहुत ही विस्तारवादी तरीके से सोचता है। वो उसकी गलत, एक हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन करें तो गलत तरीके से ये सब सोच अपना रहा है। ठीक है। दूसरा उसका मौलिक है राष्ट्रीय सुरक्षा। इस दृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया में सभी पश्चिमी शक्तियों को निकालना चाहता है। वो एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, और जो भी पश्चिमी शक्तियाँ हैं आप देखेंगे कि इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में जिस प्रकार से है, इसमें यहाँ से पूरा निकलना चाहता है। जापान और भारत जैसे किसी अन्य एशियाई राष्ट्र को सुदृढ़ सैनिक शक्ति नहीं बना देना चाहता है। अब वो ये चाहता है कि एशिया में मेरा ही प्रभुत्व रहे, मैं यहाँ पर किसी भी, जैसे जापान ज़बरदस्त पावर है, इंडिया ज़बरदस्त पावर है, तो इनको बिल्कुल फुटी आंखों से नहीं सुहाता है कि ये देश आगे बढ़े। उत्तरी कोरिया और वियतनाम को अपने देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक समझता है, इसलिए यहाँ किसी शक्ति का अड्डा नहीं बना देना चाहता है। अभी आप देखिए कि वहाँ पर किसी को नहीं आने देता, लेकिन तो फिर हिंद महासागर में क्यों आता है? इसके बाप की कमौती है, कहीं जायदाद थोड़ी है चीन की। आप देखिए म्यांमार के कोको आइलैंड, चिटगांव बांग्लादेश, हम्बनटोटा श्रीलंका, पाकिस्तान ग्वादर, मालदीव में सब जगह अपने सैनिक अड्डे बना रहा है। क्यों बना रहा है? इससे क्या लेना देना इंडियन ओशन में इस तरफ? लेकिन वो अपनी मोतियों की माला के तहत नीति अपनाते हुए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी अपना रखी है चाइना ने, बस घेरो अपने दुश्मन को चारों तरफ से घेरो, उसको उसमें किसी न किसी प्रकार से इंटरफेयर करते रहो, उसको कमजोर करो। ये अमेरिका इसकी चीन की नीति रही है। इसलिए आप देखेंगे दूर दराज क्षेत्रों में जरूर हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि मेरे आसपास के क्षेत्र में कोई दखलंदाजी करे। ठीक है, तो अगर फिर भी सब कुछ इसके चरित्र को देखते हुए बात करें तो जो महत्वपूर्ण उद्देश्य दिखते हैं, तो पहले है कि चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना, और वो हर कोई देश करता है। चीन को एक महाशक्ति और तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। वो चाहता है कि एशिया में मेरे को बिना पूछे कोई भी किसी प्रकार से पत्ता भी नहीं ले, जैसा मैं चाहूँ वैसा एशिया में करूँ। एशिया की राजनीति मेरे हाथ में होनी चाहिए, इन्हें एशिया की पंचायती खुद ठोकना चाहता है। अगला देखेंगे और जो चीन की विदेश नीति का उद्देश्य है वो है कि एशिया अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना, साम्राज्यवादी शक्तियों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों को सहयोग करना। यानी एशिया और अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पर साम्यवादी जगत, कम्युनिस्ट का प्रचार प्रसार करना, ऐसी सरकार, इससे संबंधित सरकार की स्थापना करना, और जो विशेषकर उदारवादी पूंजीवादी और अमेरिका के जो नेतृत्व वाले हैं या अमेरिका के सहयोगी हैं उनके जबरदस्त तरीके से विरोध करना। प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवारों की संपत्ति की रक्षा करना, चीनी सीमाओं को विस्तार करना। सोचो, अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों में ये बात रखी उसने कि अपनी सीमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। ये विस्तारवादी है। आपको पता हो तो हमारे अभी 15 अगस्त पर 15 अगस्त पर हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब समय विस्तारवाद का खत्म हो चुका है, साम्राज्यवादी ताकतें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए समझ लेना चाहिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अपने 15 अगस्त पर जो भाषण में बातें कही थी, वो एक प्रकार से यूँ कहें तो जो भी इस प्रकार की नीति अपना रहे हैं उन देशों को एक संकेत दिया था। तो फिर भी आज चाइना है जो इस नीति पर आक्रामकता और विस्तारवादी दोनों नीति को अपनाकर चल रहा है। सोवियत संघ और रूस के पर्वत क्षेत्र को काटना, ये रूस को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, वो उसका जो प्रभाव है उसको
धीरे धीरे कमज़ोर करना चाहता है और चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करना, यानी शस्त्रीकरण को जबरदस्त बढ़ावा देता है। नए नए और भी युद्धक सामग्री निर्माण करता है, मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र हैं, परमाणु बम है और भी जो हथियार संबंधित है उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने पर एक काम करता है। तो ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार की चाइना की विदेश नीति के उद्देश्य है। आप देखना भारत की विदेश नीति के बिल्कुल उलट चाइना की विदेश नीति है। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भाव, सहयोग, सुरक्षा, अपने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं मिलती है किसकी, चीन की विदेश नीति में। तो ये एक चीन की विदेश नीति के उद्देश्य को हमने स्पष्ट किया, समझा।